हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 83 है। हम चैप्टर 10 कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हमने लाइन की इक्वेशन पढ़ी है, उसे जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे a और b, a एंड b दोनों आपके पास 0 नहीं होने चाहिए, c 0 हो सकता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। अब हम क्या पढ़ेंगे, लाइन की अलग अलग फॉर्म पढ़ेंगे। फर्स्ट फॉर्म है बेटा आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने पढ़ी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, जहां पे स्लोप आपके पास क्या था m और इंटरसेप्ट y को इंटरसेप्ट कहां कर रहे थे, c पे। यहाँ पे देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन के केस में हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से हम पहले by की वैल्यू निकाल लें, माइनस ax माइनस c, बट हमें तो y की वैल्यू निकालनी है। b मल्टीप्लाई में है, यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ये फॉर्म आ गया आपके पास। अब इसका कंपैरिजन करिए इस फॉर्म से, जो क्या थी हमारे पास, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी थी। x का कोफिशिएंट m जो कि क्या है माइनस a बाई 2, यही आपके पास क्या हो गया, स्लोप। y इंटरसेप्ट जो c था और इसको कंपैरिजन करें तो c की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस c बाई b, और ये आपके पास क्या आ गया, y इंटरसेप्ट। इसी में एक करोलरी स्पेशल केस, अगर b की वैल्यू 0 हो जाए, अगर फॉर्म में b की वैल्यू 0 हो जाए, दोनों तो हो नहीं सकते, अगर b की वैल्यू 0 हो जाए तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, ax प्लस इक्वल टू 0। यहां से हम ध्यान से देखें तो हमें x की वैल्यू मिल रही है माइनस c बाई a। अब हमें x की वैल्यू मिल रही है, मतलब ये क्या है आपके पास, वर्टिकल लाइन है। और जब वर्टिकल लाइन होती है तो स्लोप थीटा 90 डिग्री का, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 90 डिफाइन नहीं होता, तो स्लोप तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और x पे कहां काटेगी ये, माइनस सी बाय ए पे, तो x इंटरसेप्ट इसका क्या हो जाएगा, माइनस सी बाय ए, ये कैपिटल ए है। ठीक है बच्चे, दोबारा देख लीजिए, सिंपल सा ही है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन दे रखी है तो हमने y की वैल्यू निकाल लिया, कंपैरिजन किया तो हमें पता है कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो आपका स्लोप होता है, और c जो है वो आपके पास क्या है, y इंटरसेप्ट है। ठीक है, अब सेकंड जो आपके पास फॉर्म है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म, जब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को लाइन इंटरसेप्ट करती है। सेकंड है बेटा आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इंटरसेप्ट फॉर्म में कंडीशन क्या है कि c की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर c की वैल्यू 0 है तो हमारे पास फॉर्म कैसे आएगी, हम उससे भी डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म हमें पता है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, इस फॉर्म में होती है, जहां पे x को a पे कट कर रहा होता है और y को b पे इंटरसेप्ट कर रहा होता है। तो इस फॉर्म में क्या होएगा, हम इसी फॉर्म में लेके आए, क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल c की साइड चेंज कर दो, ax प्लस by माइनस में c, यहां हमें 1 चाहिए है, ये माइनस c है, थ्रो आउट माइनस c से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x अपॉन में c बाय a प्लस y अपॉन में c बाय b इक्वल टू 1। तो यहां से इजीली x इंटरसेप्ट क्या आ गया, माइनस c बाय a, y इंटरसेप्ट क्या आ गया, माइनस c बाय b। अब हम बात कर रहे थे कि c की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर c की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या बनता है हमारे पास, ax प्लस by इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि ये एक ऐसी लाइन है जो कि आपके ओरिजिन से जाएगी। अगर आप इस लाइन का ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसी लाइन बनेगी जो ओरिजिन से जाएगी। अब ये ओरिजिन से जाएगी ना, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं कट करेगी, ना ये वाई एक्सिस को कहीं कट करेगी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके पास 0 इंटरसेप्ट हो जाएंगे। और इंटरसेप्ट फॉर्म की इसीलिए कंडीशन में आपको क्या दिया गया है कि c आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड फॉर्म और पढ़ते हैं जो कि है नॉर्मल फॉर्म।
थर्ड, नॉर्मल फॉर्म. Let x cos omega plus y sin omega equal to p be the normal form of the line represented by the equation ax plus by plus c equal to 0. हमें पता है नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p, जहां पे p क्या था, उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से, जो ओरिजिन से गुजरे, और ओमेगा क्या था कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो आपके पास ओमेगा. अब हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. हमने सी की साइड चेंज की. सी की साइड क्यों चेंज की, हम नॉर्मल फॉर्म जैसा इसको बनाना चाह रहे हैं. नॉर्मल फॉर्म में भी क्या है, एक्स कोफिशिएंट के साथ है, वाई कोफिशिएंट के साथ है और कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड है. यहाँ पे भी x कोफिशिएंट के साथ है, y कोफिशिएंट के साथ है और कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड है. अब ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है, फॉर्म ही तो अलग है, तो यानी कि इसके कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा. x का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट cos ओमेगा, y का कोफिशिएंट b, y का कोफिशिएंट sin ओमेगा, कांस्टेंट टर्म माइनस c और ये p. दोनों लाइन की इक्वेशन सेम है, तो इनके कोफिशिएंट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल रेशियोज में होंगे. अब यहां से हमने वैल्यू निकाली cos ओमेगा की, sin ओमेगा की और p की. ये वैल्यू कैसे निकाली वो देखिए. इन दोनों को सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए पी इक्वल टू माइनस में c cos ओमेगा, और अगर हम cos ओमेगा की वैल्यू निकालें तो वो बनेगी माइनस में ए पी अपॉन में सी. सिमिलरली इन दोनों से अगर हम साइन ओमेगा की वैल्यू निकालें तो वो आएगी माइनस में बी पी बाय सी. अब हमें एक आइडेंटिटी पता है क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा, तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो. ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और ये किसके बराबर आ गया आपके पास 1 के. हम p की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो p स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय में c स्क्वायर इक्वल टू 1. तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में, तो ये टर्म पलट जाएंगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. बट ये तो p स्क्वायर की वैल्यू है, p की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, c अपॉन में अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये आ गया आपके पास p परपेंडिकुलर डिस्टेंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. अब यहाँ पे जब हम p की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो आपके पास cos ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस a अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और साइन ओमेगा में यहाँ पे p की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगी, प्लस माइनस में b अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यहाँ पे अगेन आपने ये ध्यान रखना है कि आप p की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि p आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. अब इन्हीं से रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं. एग्जांपल 13, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 3x minus 4y plus 10 इक्वल टू 0. फाइंड इट्स स्लोप, इसका स्लोप निकालना है, और x एंड y इंटरसेप्ट निकालना है. तो यहाँ पे हम स्लोप की फॉर्म में लेके आएंगे, यहाँ पे x और y इंटरसेप्ट, जो इंटरसेप्ट फॉर्म थी उस फॉर्म में लेके आएंगे. फर्स्ट पार्ट देखिए, पहले हम निकालते हैं स्लोप. इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0. हम इसे किस फॉर्म में चेंज करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ताकि हम m निकाल पाए, और वो m ही क्या होगा आपके पास, स्लोप होगा. y एक तरफ, बाकी सारी टर्म एक तरफ, और कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास स्लोप क्या आ गया, 3/4. सेकेंड पार्ट है आपके पास x एंड y इंटरसेप्ट. अब हमें पता है ये फॉर्म क्या होती है, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1. तो इसी फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन को कन्वर्ट करेंगे. कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लेके गए, हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो यहाँ पे थ्रू आउट -10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 आ गया है.
x के अपॉन में चाहिए है, तो x के अपॉन में इस टर्म को लेके गए तो ये क्या बन जाएगी, पलट जाएगी -10/3। माइनस और माइनस ये क्या हो गया प्लस, y के अपॉन में चली जाएगी 10/4 इक्वल टू 1। तो आपके पास x इंटरसेप्ट तो आ गया -10/3 और y इंटरसेप्ट आ गया 10/4। 10/4 अगर कटता है तो काट दीजिए, y इंटरसेप्ट क्या आ गया 5/2। दोनों ही क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देख लीजिए। हमारे पास लाइन की इक्वेशन है, हमने y की वैल्यू निकाली, हमें पता है इस फॉर्म में आने के बाद x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। x का कोफिशिएंट क्या है 3/4 और यही क्या हो गया स्लोप। x एंड y इंटरसेप्ट की फॉर्म क्या होती है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। हम गिवन इक्वेशन को इसी फॉर्म में लेके आएंगे। तरीका क्या है, कांस्टेंट टर्म की साइड चेंज कीजिए, यहाँ पे 1 बनाना है तो थ्रू आउट इसी से डिवाइड कीजिए। अब हमें x के अपॉन में लेके आना है इसके कोफिशिएंट को, तो अपॉन में लेके गए तो ये क्या बन गया -10/3, इसे अपॉन में लेके गया तो ये बन गया 10/4। अगर टर्म कटती हैं तो उन्हें काट दीजिए। x इंटरसेप्ट क्या आ गया -10/3 और y इंटरसेप्ट क्या आ गया 10/4 जो कि क्या बना 5/2। एग्जाम्पल 14 देखिए कैसे सॉल्व होगा। एग्जाम्पल 14, reduce the equation √3x plus y minus 8 equal to 0 into normal form. Find the values of p and omega. अब नॉर्मल फॉर्म हमें पता है क्या होती है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। हमें इस फॉर्म में लेके आना है। अब देखिए जरा, x का कोफिशिएंट क्या है cos ओमेगा और y का कोफिशिएंट क्या है sin ओमेगा। यहां से देखें तो cos ओमेगा √3 आ रहा है और sin ओमेगा 1 आ रहा है। अब sin और cos में ये वैल्यू तो होती नहीं है, यानी कि हमें इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि एक ही एंगल पे, देखो ओमेगा दोनों में सेम है, ताकि एक ही एंगल पे हमें वो cos ओमेगा और sin ओमेगा की वैल्यू मिल जाए। अब उसको हम चेंज कैसे करेंगे वो देखिए। x के कोफिशिएंट को अगर हम x एक्सिस पे लें, y के कोफिशिएंट को अगर हम y एक्सिस पे लें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है, पाइथागोरस थ्योरम लागू हो सकती है और हमें एक नंबर मिल जाएगा। जब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो हमें मिला 2। अब इस 2 से हम क्या कर रहे हैं, थ्रू आउट इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब जरा हम x का कोफिशिएंट देखें तो वो क्या बन रहा है √3/2। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है cos ओमेगा और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आ गया √3/2। y का कोफिशिएंट क्या है sin ओमेगा और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ गया 1/2। अब यहाँ देखिए cos और sin दोनों पॉजिटिव है और ऐसा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, मतलब वैल्यू आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगी। अब ध्यान से देखें तो sin 1/2 कितने पे होता है, 30 पे होता है और cos √3/2 कितने पे होता है, 30 पे होता है। तो हमें साफ साफ ओमेगा की वैल्यू क्या मिल गई है 30 डिग्री। और p हमारे पास क्या था, इस फॉर्म में आने के बाद इक्वल टू से हमारे पास जो राइट हैंड साइड में बचता है वो हमारा p है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमें 4 मिला तो p की वैल्यू क्या आ गई है 4। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज में जब ये क्वेश्चन आएंगे तो हम अलग अलग मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस एग्जाम्पल को दोबारा देखिए। हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, √3x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें पता है नॉर्मल फॉर्म में x और y के कोफिशिएंट एक तरफ होते हैं, कांस्टेंट टर्म एक तरफ होते हैं, तो हमने कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लेके गए। अब जब हम नॉर्मल फॉर्म के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें cos ओमेगा की वैल्यू तो मिल रही है √3 और sin ओमेगा की वैल्यू मिल रही है 1। ऐसी कोई भी थीटा, ऐसा कोई भी ओमेगा प्रेजेंट नहीं है जो उस वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाए, मतलब हमें इसे चेंज करना पड़ेगा प्रॉपर वैल्यूज में। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो हमें 2 मिला। हमने थ्रू आउट क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास जो फॉर्म है, अगर कंपैरिजन करते हैं तो cos ओमेगा आ रहा है √3/2, sin ओमेगा आ रहा है 1/2 और p की वैल्यू क्या आ रही है 4। p की वैल्यू आ चुकी है, हमें ओमेगा और निकालना है। अब देखिए cos ओमेगा sin ओमेगा की वैल्यू पॉजिटिव है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है
और ध्यान से देखें तो sin 30 1/2 होता है और cos 30 √3/2 होता है। तो हमें मिल गई ओमेगा की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल 15 देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एग्जाम्पल 15, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, टू लाइन्स के बीच एंगल निकालना है। अब हमारे पास इसका सीधा फॉर्मूला है, द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन लाइन्स गिवन बाय टेंजेंट थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस। अब हमें स्लोप चाहिए m1 फर्स्ट लाइन का और m2 सेकंड लाइन का। तो फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या है, y माइनस में √3x माइनस 5 इक्वल टू 0। हमने y को एक तरफ रखा, बाकी सारे टर्म दूसरी तरफ लेके गए और हमारे पास फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या आ गया, √3। सेम सेकंड इक्वेशन में y एक तरफ, बाकी सारे टर्म एक तरफ, x का जो कोफिशिएंट है 1/√3 वो आ गया आपके पास सेकंड लाइन का स्लोप। अब वैल्यूज रखते हैं, तो टेंजेंट थीटा क्या आ गया आपके पास, m2 की वैल्यू रखी है, माइनस में m1 की वैल्यू रखी है, 1 प्लस में m1 की वैल्यू रखी है और m2 की वैल्यू रखी है। सिंप्लीफाई करें जरा इसको, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 माइनस में 3/√3 और नीचे क्या है, 2 है, माइनस में 2 अपॉन में 2√3 कैंसिल आउट कर दें, माइनस में 1/√3 का मॉडुलस, यानी कि टेंजेंट थीटा आपके पास क्या आ गया, 1/√3 और ये वैल्यू कितने पे होती है, 30 डिग्री पे होती है। अब देखिए जब दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं तो हमें एंगल बताना उनके बीच है, उनके बीच का ये वाला भी एंगल हो सकता है और ध्यान से देखिए तो उनके बीच का एंगल ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, ये भी तो क्या इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल नहीं है। तो देखिए एक्यूट एंगल अगर निकालना है, मतलब 90 से कम का निकालना है तो हमें यहां से मिल जाएगा, और अगर इसको निकालना है तो आप 180 में से इस एंगल को माइनस कर दीजिए, आपके पास एंगल क्या आ गया, 150 डिग्री। मतलब दोनों लाइन के बीच में या तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा या फिर 150 डिग्री का एंगल बनेगा, एक ही बात है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन थी, हमने 1 बाय 1 दोनों से y की वैल्यू निकाली और जो x का कोफिशिएंट आ रहा था वो उनके स्लोप आ रहे थे। अब एक्यूट एंगल निकालने का सीधा फॉर्मूला है, जैसे हमारे पास एक्यूट एंगल आ गया, हमने 180 में से घटा के दूसरी पॉसिबिलिटी भी देख ली। नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अब एग्जांपल 16, शो दैट टू लाइंस a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 where b1 b2 not equal to 0 are, कि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी अगर ये कंडीशन है और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी अगर ये कंडीशन है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करें। अब हमें पता है कोई भी दो लाइंस पैरेलल होते हैं अगर उनके स्लोप बराबर है, तो हम फर्स्ट लाइन का भी स्लोप निकालेंगे, हम सेकंड लाइन का भी स्लोप निकालेंगे और उनको क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे और देखेंगे कि ये कंडीशन आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट लाइन का स्लोप निकालें। स्लोप के लिए हम y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लेके जाएंगे। हमने b1y को एक तरफ रखा, बाकी दोनों टर्म दूसरी तरफ, हमें सिर्फ y चाहिए है तो b1 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, स्लोप माइनस a1 अपॉन b1, स्लोप a1 अपॉन b1। तो m1 की वैल्यू क्या है, माइनस a1 अपॉन b1। सिमिलरली सेकेंड लाइन से हम क्या निकाल रहे हैं, y की वैल्यू निकाल रहे हैं। जो x का कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या आ जाएगा, m2 माइनस a2 अपॉन b2। अब स्लोप बराबर रखें। स्लोप बराबर क्यों रखें, क्योंकि हम पैरेलल के केस में देख रहे हैं और टू लाइंस पैरेलल होती हैं अगर उनके स्लोप बराबर है। m1 की वैल्यू रखें माइनस a1 अपॉन b1, m2 की वैल्यू रखें माइनस a2 अपॉन b2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या हमारे पास कंडीशन यही है, यस हमारे पास यही कंडीशन है। फर्स्ट पार्ट दोबारा देखिए,
हमें दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी थी और दिखाना था कि ये लाइंस पैरेलल होंगी अगर ये कंडीशन होगी। हमने क्या किया, दोनों ही लाइन से उनके स्लोप निकाले। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि लाइंस के स्लोप बराबर होते हैं। फिर हमने स्लोप की वैल्यू बराबर रख के देखी तो हमें जो कंडीशन चाहिए थी वही मिल गई। सेम हम परपेंडिकुलर के केस में करेंगे। अब हमें पता है परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, दोनों ही स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। वैल्यू रखें -a1 अपॉन b1 माइनस में a2 अपॉन b2 इक्वल टू माइनस में 1। मल्टीप्लाई करें, माइनस और माइनस प्लस, a1 a2 अपॉन b1 b2 इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a1 a2 इक्वल टू माइनस में b1 b2। सबको एक तरफ ले आइए, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। क्या यही कंडीशन है? बिल्कुल यही कंडीशन है। a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। बस यहाँ पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दी कि दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं अगर उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 आए। स्लोप हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, सिंपली वैल्यू रिप्लेस की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें वही कंडीशन मिल गई जो हमें चाहिए थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं अब। एग्जाम्पल 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट को समझना होता है कि ये क्या कह रहा है। आपने क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। कोई भी लाइन आपको गिवन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी और जो इस पॉइंट से पास होगी, आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट हमें गिवन है। अगर हमें स्लोप मिल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इजीली निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकलेगा इस लाइन का? इस लाइन का तो स्लोप कब निकलेगा, जब हमारे पास इस लाइन का स्लोप होगा। इस लाइन का स्लोप हम इजीली निकाल सकते हैं। x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से 2y एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, y की वैल्यू हमने निकाल ली। जो x का कॉफिशिएंट है 1/2 वो इस लाइन का स्लोप है। इस लाइन का स्लोप क्या आ गया, 1/2। जो इसकी लाइन परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप क्या आएगा, 1/2 को पलट दीजिए और साइन चेंज कर दीजिए। इस लाइन का स्लोप आपके पास क्या आ गया, -2। अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट क्या होता है, y माइनस में y1 इक्वल टू m x माइनस में x1। जहां पे x1 y1 वो पॉइंट होता है जिससे लाइन पास होती है और m स्लोप होता है जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए, x1 y1 की वैल्यू -2, m की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू है 1। सिंप्लीफाई किया, y प्लस 2 इक्वल टू -2x प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, y इक्वल टू -2x, और यही आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। दोबारा देखिए बच्चे, हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी थी जो गिवन लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो और पॉइंट से पास हो। अब हमें पॉइंट तो पता है, अगर हम इस लाइन का स्लोप और निकालने तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इस लाइन का स्लोप कैसे आएगा, गिवन लाइन से ही आएगा। गिवन लाइन का हमने स्लोप निकाला। अब हमें पता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, एक का स्लोप पता हो तो दूसरे का कैसे निकालते हैं, स्लोप को पलट दो और साइन चेंज कर दो, तो ये आ गया इस लाइन का स्लोप। अब फॉर्मूला सीधा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग स्लोप दिस, वैल्यू रिप्लेस किया और हमारे पास क्या आगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन। आगे दो डिस्टेंस से रिलेटेड और फॉर्मूले हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक पॉइंट का और एक लाइन का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हमारे पास लाइन की इक्वेशन है और पॉइंट ये है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ax1 प्लस by1 प्लस c
का मॉडुलस अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, x और y की जगह उस पॉइंट को रिप्लेस कर देंगे, साथ में मॉडुलस जरूर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और रूट। अगर ये आपके पास फॉर्मूला आ जाए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तब क्या चेंजेस होंगे? अब हमें पता है दो पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होंगी, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर कोफिशिएंट सेम है तो समझ लो कि लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, इस केस में आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, c1 माइनस c2 का मॉडुलस अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पैरेलल लाइन के केस में ये फॉर्मूला है और पॉइंट और लाइन के बीच के डिस्टेंस के केस में ये फॉर्मूला है। इन्हीं पे बेस्ड दो एग्जांपल्स हैं, अब उन्हें डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 18, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। हमें क्या करना है, पॉइंट का और लाइन का डिस्टेंस निकालना है। हम निकालने फॉर्मूले के लिए हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू। x1 और y1 होते हैं हमारे पास पॉइंट, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई है 3, y1 की वैल्यू क्या आ गई है -5। x का कोफिशिएंट क्या होता है a, y का कोफिशिएंट क्या होता है b, कांस्टेंट टर्म क्या होती है c। सीधा सीधा फॉर्मूला है, सबकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे और सिंप्लीफाई करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है बच्चे, ये तो सिंपल ही था, हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला और हमने वैल्यू को रिप्लेस की है। और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। एग्जांपल 19, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच में हमने डिस्टेंस निकालना है। अब हमारे पास सीधा ही फॉर्मूला है, c1 माइनस में c2 का मॉडुलस अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पे a क्या होता है, x का कोफिशिएंट, b क्या होता है, y का कोफिशिएंट, c1 कांस्टेंट टर्म, c2 कांस्टेंट टर्म। c1 को हम कह सकते हैं फर्स्ट लाइन की कांस्टेंट टर्म और c2 को सेकंड लाइन की कांस्टेंट टर्म। तो फर्स्ट लाइन की कांस्टेंट टर्म क्या है 7 और सेकंड लाइन की कांस्टेंट टर्म क्या है 5। फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस करेंगे और सिंप्लीफाई करते ही हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। ध्यान में रहे ये मॉडुलस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर ये नेगेटिव भी आ रहा है तो भी आप डिस्टेंस को किस फॉर्म में दिखाएंगे, पॉजिटिव फॉर्म में। तो बच्चे ये तो था एक्सरसाइज 10.3 से रिलेटेड बेसिक और एग्जांपल्स। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।